तो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है? अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज। तो एग्जाम में भी सबसे पहला काम होता है ये पहचानना कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, क्योंकि वहाँ टॉपिक्स की, सब्जेक्ट्स की भीड़ होती है। उस भीड़ में आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो क्या ये मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन है? नो, ये क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का। पर वेक्टर अलजेब्रा जब आपने सॉल्व किया था तब ये केस आप कर चुके हैं, रिवर स्विमर या रिवर बोट प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या बोला हुआ है? एक बोट है जिसको भेजा गया अक्रॉस अ रिवर विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये दे रखा है हमको वीबी। वीबी वेलोसिटी ऑफ बोट, उसका मैग्नीट्यूड आपको लैंग्वेज से पहचानना पड़ेगा। यह है 8 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा वेक्टर कौन सा है? रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये दे रखा है हमको 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए रिवर की वेलोसिटी, मतलब वी आर हमको फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो आपको याद आया होगा कि इन तीनों वेक्टर्स में क्या रिलेशन है। हमने पढ़ा हुआ है वी बी आर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर इज इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी आर वेक्टर। ये यूज करेंगे तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं वी बी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला हुआ है कि इसको आप कैसे याद रखेंगे? वी बी आर, तो बी इस तरफ, आर उस तरफ, वी बी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर। अब इसको सॉल्व करते समय आपने देखा होगा कि एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। आप नहीं भी करें ये सब तो ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं आप। तीन वेक्टर्स हैं और राइट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, उसमें से ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये एक कोई साइड होगी। तो राइट ट्रायंगल में आप देख रहे हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनने वाला है। एक है 10, एक है 8, तो 100 माइनस 64, 36 का रूट, वही आंसर होगा। 6 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर है। मान लो आपको इसको सॉल्व करना है, आपने ये इक्वेशन बना ली, तो फिर आपको एक वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, कैसा? ये दिखाई हुई है मैंने विड्थ रिवर की। ठीक है, ये तीन वेक्टर्स इसमें आपको शो करना पड़ेंगे। तो उसमें से ये देखो, ये एक वेक्टर, एक ये वेक्टर, डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए आपको। शॉर्ट में मैं कर रहा हूं उसको, इसको हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये रिवर की वेलोसिटी हो जाएगी, और ये हो जाएगी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, ये वाला वेक्टर, और ये वाला वेक्टर हो जाएगा वी बी वेक्टर। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड पता है हमको, वी बी इज नोन 8, वी बी आर इज ऑल्सो नोन विच इज 10। अब आप भूल जाएं कि आप वेक्टर की प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब तो बस राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में आपको ये फाइंड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर और उसका रूट ले लेना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह भी आप क्विकली उसको कर सकते हैं, यदि आपको याद आ जाता है तो बड़े आराम से वो सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ is going towards north direction at a speed of 10 meter per second. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south direction parallel to the railway track. The time taken by the parrot to cross the train is। अब ज्यादा सोचना ही नहीं है। ट्रेन कितनी है? 150 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, और वेलोसिटीज कैसी हैं? ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो 15 मीटर पर सेकेंड में, और 150 को उससे डिवाइड कर दो, तो 150 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 10 सेकेंड, मतलब विद इन नो टाइम आ जाएगा। अब ज्यादा सोचना नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? दो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच की
डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है इस रेट से, मतलब यह है रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसको बोल सकते हैं। वो पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, 1 सेकंड में उनके बीच की सेपरेशन 6 मीटर कम हो जाती है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिया हुआ है। If these particles travel with same speeds and in same direction, then the separation increases at a rate of 4 meter per second. ये हो जाएगा velocity of separation. Velocity of approach ये है और velocity of separation है 4 मीटर पर सेकेंड। तो उनकी velocities मान लेते हैं v1 और v2 है। तो velocity of approach मतलब opposite directions में है velocities, तो हम क्या करते हैं उनको ऐड कर देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, और उसे ही कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो v1 प्लस v2 यह है 6 के बराबर, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो है v1 माइनस v2 यदि v1 को लार्जर मान लिया, ठीक है, तो वो कितना है, वो है 4। बस इसको सॉल्व कर देना है, ज्यादा सोचना नहीं है फिर, ठीक है। ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो 2v1 इक्वल्स टू 10, तो v1 बराबर आ गया 5, और 5 यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इधर 5 डाल दोगे तो v2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1, यानी 5 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड आर द आंसर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फिर एग्जाम में आने पर फिर बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ये फैक्ट याद आ जाना चाहिए आपको। ऑपोजिट डायरेक्शंस में, वन डायमेंशन में वेलोसिटीज हो, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी उनका एडिशन होती है, उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये भी वेक्टर, पर ये मैग्नीट्यूड आ गया, और सेम डायरेक्शंस में होंगी तो वेलोसिटीज का सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस। तो डायरेक्ट ये याद आ जाना चाहिए, तो बहुत जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर फ्रॉम अ ब्रिज 44.1 मीटर अबव द वाटर, another stone is thrown vertically downward 1 second later, both strike the water simultaneously, what was the initial speed of the second stone? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या याद आना चाहिए कि वो मोशन होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्ट कर रहा होता है, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स। और यहाँ क्या बोला हुआ है कि एक ब्रिज है, कितना हाइट है उसका, ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस इमेजिन करने के लिए मैंने यहाँ बना दिया 44.1 मीटर। ये बड़ी डरावनी सी वैल्यू दिख रही है, पर अभी आप देखेंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो 44.1 मीटर ऊंचे किसी ब्रिज से पहला स्टोन गिराया, ठीक है, पहले स्टोन को तो ड्रॉप किया है, और दूसरा वाला जो स्टोन है उसे फेंका गया है। तो मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से उसे फेंका गया स्टोन 2 को, ठीक है। एक्सेलरेशन तो दोनों पर कितना काम करेगा, g, और ये बोला हुआ है कि दूसरे पत्थर को 1 सेकंड बाद थ्रो किया गया। तो यदि पहले पत्थर के लिए स्टोन 1 के लिए क्या डेटा होगा, स्टोन 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो होगी उसकी 0, एक्सेलरेशन होगा प्लस g, और मान लेते हैं कि वो t समय तक फॉल हुआ, t समय बाद वो टकराया पानी के साथ में। जब उसे ड्रॉप किया था उस इंस्टेंट को हमने ले लिया है 0, और उसको टाइम लगता है मान लो t गिरने में। तो इस पत्थर 2 के लिए क्या होगा, स्टोन 2 के लिए, स्टोन 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v, एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस g, और टाइम कितना होगा, उसे टाइम 1 सेकंड कम लगेगा क्योंकि उसको थ्रो किया है, और दोनों साइमल्टेनियसली टकराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 44.1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब पत्थर 1 की बात करें, स्टोन 1 को टाइम लगेगा कितना, तो कौन सी इक्वेशन लगा दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसमें t का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होगा, वो होता है 2h अपॉन g, ठीक है, ये डायरेक्ट याद है आपको। तो 2 इंटू h कितना 44.1, ठीक है, ये हाइट, और g की वैल्यू अब यहाँ 9.8 लेना। बहुत से बच्चे पूछते हैं हम 10 लें कि 9.8 लें, तो वो बाकी डेटा कैसा है उस पर बेस्ड होता है।
कई बार हमको उसे 9.8 लेना होता है, कई बार 10, जैसे यहाँ 9.8 लेना अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? ये डेसिमल हट गया, और डेसिमल हटाने के बाद इसको लिख लें 441, और इसको क्या लिखें? इसको लिखें 2 टाइम्स 49। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट 441 कुछ बच्चों को याद होगा, ये होता है 21। ये 2 तो कट गया है, और ये होगा 7, मतलब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 21/7, तो आराम से वो निकल आया 3 सेकेंड। मतलब पहले पत्थर को गिरने में कितना टाइम लगता है? 3 सेकेंड। तो दूसरे पत्थर को कितना लगेगा? इसको टी डैश बोल दें, तो दूसरे पत्थर ने टाइम कितना लिया? टी डैश इक्वल्स टू वो हो जाएगा 2 सेकेंड। मतलब यही डिस्प्लेसमेंट दूसरे पत्थर का 2 सेकेंड में हुआ है। हमको चाहिए उसकी वेलोसिटी, ये v चाहिए। तो फिर से हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी, मतलब वो वी टी हो गया, और t कितना है? 2। ठीक है, प्लस कि माइनस, इसको पॉजिटिव मान लिया हमने इस डायरेक्शन को, इसीलिए यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, एक्सेलरेशन भी नीचे ही है। तो हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब 4.9 टी स्क्वायर, ऐसा होगा ना? ऐसा हो जाएगा। और टी तो हमको पता लग गया है 2 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी कर देता हूं मैं उसको। तो ये हुआ 2v प्लस, यहाँ क्या होगा? 4.9, 4.9 इंटू, यहाँ आएगा 4, ये 4.9 है, तो ये 9 चौक 36, 3 16 और 3 19, मतलब 19.6। ये हो गया। ये देख लेना आप, सही होना चाहिए, मेरे ख्याल से दिख भी रहा है। 160 और 36 यानी 19.6, 44.1 इज इक्वल टू 2v। और अब घटा देते हैं इसमें से, मान लो 20 घटाएंगे तो क्या होगा? 20 घटा दें इसमें से तो कितना आएगा? 24.1। और 20 नहीं हमने घटाया, हमने 19.6, यानी 0.4 और जोड़ दें यहाँ, तो 24.5 हो गया वो, है ना? तो v कितना हो गया? तो v हो जाएगा इसका आधा, यानी 12.25। और यूनिट्स तो आप ध्यान दे ही रहे होंगे, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा 12.25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी की ही प्रॉब्लम है। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ ग्रेट हाइट एंड फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। इससे क्या समझ में आता है? तो आपको पता है कि जब वो बोल रहा हो कि रिलीज किया है या ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना होती है, और हाइट जितनी वो गिरती है बॉडी, या डेप्थ भी आप उसको कह सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, तो एच बराबर होगा जी टी स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? अनदर बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर। मतलब पहली बॉडी को यदि गिरते हुए टी समय हुआ है, तो 1 सेकेंड के बाद दूसरी बॉडी को हमने गिराया है, उसको t-1 सेकेंड हुए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को आपको। फिर क्या बोल रहा है? द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकेंड्स आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडी इज। हमको चाहिए क्या है? दोनों के बीच की सेपरेशन। कब? उस इंस्टेंट के बाद, उस इंस्टेंट के 2 सेकेंड के बाद, जब सेकेंड बॉडी को गिराया गया। तो दोनों जो बॉडीज हैं उनके बीच टाइम का कैसा रिलेशनशिप है? ये 1 सेकेंड कम, ये 1 सेकेंड ज्यादा। तो यदि दूसरी बॉडी को गिरते हुए 2 सेकेंड हुए होंगे, तो इसको कितने हुए होंगे? इसे हुए होंगे 3 सेकेंड। ये दिमाग में आपके आना चाहिए, ये भले ही छूट जाए, ये बात दिमाग में आना चाहिए कि दूसरी बॉडी यदि 2 सेकेंड तक गिरती रही, तो पहली बॉडी 3 सेकेंड तक गिरी हुई होगी। तो H1 कितना होगा? तो H1 बराबर हो जाएगा हाफ जी 3 स्क्वायर, और H2 कितना हो जाएगा? H2 विल बी हाफ जी 2 स्क्वायर। बस इतना यदि दिमाग में आ गया, तो हमको H1 माइनस H2 फाइंड आउट करना है, इनके बीच की सेपरेशन। तो H1 माइनस H2 हाफ जी, और 9 माइनस 4, यानी वो हो जाएगा 5। तो ये हो गया 4.9। आंसर्स के हिसाब से मैंने रखा है, उसमें जी का वैल्यू 9.8, तो 4.9 टाइम्स 5 हो जाएगा ये। तो 5 9 ज़ा 45, 4 24.5
मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत है तो आसान, पर एग्जाम में बहुत सब्र के साथ आपको उसको पढ़ना चाहिए लैंग्वेज को, है ना। ये बात यदि क्लिक हो गई तो फटाफट आंसर आ जाएगा। इतना भी सब लिखना नहीं होता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बस एक बात याद रखनी है कि 1 सेकंड बाद दूसरी बॉडी को गिरा रहे हैं, और दूसरी के गिराने के 2 सेकंड के बाद की बात हो रही है। तो दूसरी बॉडी 2 सेकंड तक गिर रही है, तो पहली वाली 1 सेकंड ज्यादा यानी 3 सेकंड तक गिरेगी। ये दोनों निकाल कर सॉल्व करके आराम से आंसर आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? अ स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टार टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड। किसी टार से ड्रॉप किया हुआ पत्थर ग्राउंड से टकराता है 4 सेकंड के बाद। हमको बताना हाइट ऑफ द टार। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें यूज करनी है ना। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, U जीरो रख लेंगे और H इसको कह दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट को यही फाइंड करना है। हाफ टी स्क्वायर, टी कितना है 4, यानी यहाँ आएगा 16। अब आंसर्स में जाना और वहां देखना कि यहाँ 9.8 पुट करना है या 10। तो साफ तौर पर यहाँ 10 पुट करना है। आपको क्या मिल गया आंसर? 80 मीटर। 80 मीटर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बोला? मास m स्लिप्स along the wall of a semi-spherical surface of radius r. The velocity at the bottom of the surface is. तो ये है वो सेमी स्फेरिकल सरफेस, और एक स्मॉल m मास का ब्लॉक स्लिप होता है along the wall। और यहाँ ये भी बोलना चाहिए था इनको कि वो सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। हमको बताना क्या है, वो यहां से फिसलना शुरू करता है ए से, और बी पर आकर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यही क्वेश्चन आपको मिलेगा वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में। इसको सॉल्व करेंगे हम उस चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सपोज कर लेंगे mgr है और काइनेटिक 0 है उस इंस्टेंट पर जब उसने फिसलना शुरू किया है। और जब वो यहां पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², और उसमें से v हम वर्कआउट कर लेंगे। कहने का मतलब यह है mgr, यह है पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक इज 0, और यहाँ आने पर पोटेंशियल 0 और काइनेटिक हाफ mv²। तो ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा √2gr। ये किसी बड़े क्वेश्चन की स्टेप भी बन सकती है। तो यहाँ आकर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2gr, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत से बच्चों को ये आंसर ही याद होगा, पर मान लो इसको काइनेमेटिक्स से सॉल्व करना है। तो काइनेमेटिक्स से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमको? हम इस डायरेक्शन को सपोज कर लेते हैं कि यह है x और यह है y डायरेक्शन, ठीक है। अब जब ये ब्लॉक, ये बहुत छोटा सा ब्लॉक है, ये क्लैरिटी के लिए बनाया है, यहाँ पर बड़ा सा है, बहुत छोटा सा, जब वो यहां से यहां आता है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना चलता है, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। जब वो यहां पहुंचता है तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में होगा और कुछ होगा वर्टिकल में। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो है r, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना काम करेगा? वो काम करेगा g। तो हम सिर्फ इस डायरेक्शन में ही बात कर रहे हैं, y डायरेक्शन में हम उसकी मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। आपको पता है कि अलोंग x और अलोंग y ये दोनों मोशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, तो अलोंग y बात कर रहे हैं। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशंस लगा सकते हैं, तो हम ये इक्वेशन लगा देंगे। s इज इक्वल टू, या आप थर्ड इक्वेशन लगाओ ज्यादा अच्छा होगा, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना g, और डिस्प्लेसमेंट कितना r, इज इक्वल टू v², एंड सो v कम्स आउट टू बी √2gr। तो इस तरह भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक्चुअली फिर 2 डायमेंशन जैसा हो गया है ना। भले अभी हम 1 डायमेंशन की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, पर मैं आपके दिमाग में ये भरना चाह रहा हूं कि 2 डायमेंशन अलग से कुछ नहीं होता, वो तो इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशंस का सुपरपोजिशन होता है, बस और कुछ भी नहीं। टाइम
ये कॉमन होता है। दो डायरेक्शंस में यदि साइमल्टेनियस मोशन हो रही होती है तो वन डायमेंशन बन जाती है, जैसे सर्कुलर मोशन, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसीलिए वन डायमेंशन पर हमको स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टू डायमेंशन के जो फॉर्मूले अभी हम एस्टेब्लिश करेंगे आगे, तो वो यहीं से आएंगे। वन डायमेंशन जितने अच्छे से आती है, टू डायमेंशन उतने अच्छे से आएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ? अ फ्रिक्शनलेस, क्वेश्चन नंबर 33, अ फ्रिक्शनलेस वायर ए बी, इस वायर की बात हो रही है ना? फ्रिक्शनलेस वायर ए बी इज फिक्स्ड ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का ये स्फीयर है और ये फ्रिक्शनलेस वायर उसमें फिक्स किया है। अ वेरी स्मॉल स्फेरिकल बॉल स्लिप्स ऑन दिस वायर, द टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू स्लिप फ्रॉम ए टू बी। ये दिखाई हुई है वो छोटी सी बॉल। तो पूछ रहा है कि इस बॉल को ए से बी आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब ग्रेविटी कहाँ काम कर रही होगी? ग्रेविटी काम कर रही होगी इधर, जी। ठीक है, और उसका इधर कितना आएगा कंपोनेंट यदि बोलें तो वो हो जाएगा जी कॉस थीटा। यानी ये बॉल जो है जब यहां से रिलीज होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी 0 और एक्सेलरेशन होगा जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा एक्सेलरेशन से वो बी तक आएगी। एक्सेलरेटेड मोशन होगी, बल्कि ये कहें कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी। ठीक है, और ये क्या है? ये डायमीटर है, मतलब ये 2r है, यह है 2r। तो यदि मैं आपसे पूछूं ए बी कितना है, ए बी की लेंथ कितनी है, तो क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एक थ्योरम हो गई, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। ये पढ़ी आपने लोअर क्लासेस में, तो ये 90 होगा। और ये यदि 90 है मतलब ये राइट ट्रायंगल है, और यदि ये राइट ट्रायंगल है तो ए बी इस ट्रायंगल के लिए हो गया बेस, मतलब इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये है बेस। और बेस होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विच इज 2r cos थीटा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा उस बॉल का वो होगा 2r cos थीटा। एक्सेलरेशन वो कितना होगा? वो होगा g cos थीटा, और एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। तो हमको बताना है टाइम टेकन, और टाइम टेकन के लिए फिर कौन सी इक्वेशन लगाते हैं हम? टाइम वाली कौन सी इक्वेशंस होती हैं? या तो ये होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर ये लगाते हैं हम, है ना? इसी में आते हैं टाइम, इन दो इक्वेशंस में। ठीक है, इसमें से कौन सी इक्वेशन लगाना ठीक रहेगा? तो वो इक्वेशन लगा दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना ले लें? 2r cos थीटा। ठीक है, s इज इक्वल टू यू तो 0 है क्योंकि यहां से रिलीज किया है उस बॉल को, तो u 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन है g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो बस cos थीटा कैंसल आउट, ये हो गया 4r अपॉन g। तो ये आ गया हमारे पास में टी स्क्वायर, हमको चाहिए t, तो t विल बी 2, बाहर कर दिया, r अपॉन g। तो इतना टाइम उसको लगेगा ऑप्शंस में। क्लियरली ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 टाइम्स रूट r बाय g। तो इंक्लाइन प्लेन पर मोशन या इस तरह की मोशन, ये सब वन डायमेंशनल मोशंस हैं। आप देख रहे हैं, वो भले ही वो स्फीयर है ना, 3 डायमेंशनल बॉडी है, पर इस वायर पर ये बॉल कैसी मोशन कर रही है? मोशन इन वन डायमेंशन, और वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहा है? बैलून इज एट हाइट ऑफ 81 मीटर एंड इज असेंडिंग अपवर्ड्स with a velocity of 12 meter per second. A body of 2 kg weight is dropped from it. If g is 10 meter per second square, the body will reach the surface of earth in, हमसे टाइम पूछा हुआ है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल इसी तरह की प्रॉब्लम अभी जेई मेन में भी पूछी गई। तो 81 मीटर की हाइट पर कोई बलून है और ऊपर जा रहा है, असेंडिंग मतलब ऊपर, ऊपर जा रहा है, तो ये मान लेते हैं बैलून। ठीक है, ये हो गया बैलून, और ये कितने से ऊपर जा रहा है? तो वो बता रखा है 12 मीटर पर सेकेंड। तो वो किस हाइट पर है? ग्राउंड से, ग्राउंड से है वो 81 मीटर की हाइट पर, और किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड से। फिर बोल रहा है बॉडी ऑफ 2 kg वेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। तो जब तक पत्थर नहीं गिराया था
तब तक वो पत्थर और ये बैलून दोनों ऊपर जा रहे थे। कितने से? 12 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि वो पत्थर उस बैलून का ही पार्ट था। और फिर क्या किया, किसी इंस्टेंट पर, मतलब जब वो 81 मीटर पर है, दोनों की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, दोनों का एक्सेलरेशन g है, ठीक है, तब उसमें से उस पत्थर को ड्रॉप किया। तो अब इस पत्थर को अलग मान लेते हैं। तो एक बात याद रखनी चाहिए कि इस पत्थर के पास एक्सेलरेशन की कोई मेमोरी नहीं होगी, ठीक है, उसके पास मेमोरी होगी 12 मीटर पर सेकेंड की। हालांकि ये जो बैलून है इसका हमको बताया ही नहीं है कि एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन भी दोनों के सेम होंगे, वेलोसिटी भी इस इंस्टेंट पर दोनों की 12 मीटर पर सेकेंड होगी। हो सकता है ये एक्सेलरेटेड हो, पत्थर और बैलून ऊपर, पर हमसे तो उस इंस्टेंट की बात हो रही है जब वो 81 मीटर पर है और उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है और कुछ एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो असेंडिंग बोला हुआ है। अब जब ये पत्थर इससे डिटैच होगा तो इसके पास इस वेलोसिटी की मेमोरी तो होती है, मतलब इसकी वेलोसिटी होगी 12 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जो कुछ था अब वो काम नहीं करेगा, पर उसकी वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन कहाँ होगा? तो अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स। तो जी की वैल्यू यहाँ बोला हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, ठीक है। अब हमको बताना क्या है, इस पत्थर को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब उसके पास में कुछ वेलोसिटी है, ऊपर ऊपर वेलोसिटी है, तो पहले वो कहीं ऊपर जाएगा और फिर वापस लौटेगा, ठीक है ना, ऐसा होने वाला है मोशन। पहले पत्थर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। हमको बताना है कितने समय बाद वो ग्राउंड से टकराएगा। तो करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि एक किसी डायरेक्शन को आप पहले रिगार्ड करो पॉजिटिव, ऊपर या नीचे। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, वो बैलून वो सब अब कोई मतलब का नहीं रहा, ठीक है। अब मतलब का रहा ये डेटा 81 मीटर हाइट से, जैसे कि एक पत्थर को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया गया हो 12 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन नीचे है 10, तो एक किसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव रिगार्ड कर लेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब ये वेक्टर पॉजिटिव और ये वेक्टर नेगेटिव, ये डिस्प्लेसमेंट है वो होगा, वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लगा देंगे, क्यों? क्योंकि मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये पत्थर यहां से जब ग्राउंड पर पहुंचेगा, भले ही वो ऊपर गया और नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो होगा -81, डाउनवर्ड्स है इसलिए, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी। यू कितना है? 12, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। टी, यू टी, फिर यहां आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, जी बोला है 10 लेने के लिए, जी टी स्क्वायर, और जी कैसा होगा? वो भी नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ माइनस साइन आएगा, इनटू टी स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन बनेगी और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक बन रही है ये, तो 12t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू -81। तो साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए। और ये बात भी कि जब ये पत्थर डिटैच होगा इस बैलून से, तो एक्सेलरेशन की मेमोरी नहीं होगी उसके पास, पर वेलोसिटी वही होगी जो उस समय बैलून की थी, ठीक है। और यहां से ये साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देंगे। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 5t स्क्वायर इस तरफ लाया मैं, -12t -81 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितना होगा? -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, b स्क्वायर मतलब 144 माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4ac अपॉन 2a, 2 टाइम्स 5। ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब थोड़ी मेहनत तो है, पर देखते हैं सॉल्व होता है क्या। प्लस माइनस यहाँ आएगा और इधर क्या आएगा? इधर कितना आएगा? 20 है ये, तो 162 है ना, 162, ठीक है, सही कर रहा हूं मैं, 1620, 1620 और 144, तो 4 6 7 1, 1764, 1764 अपॉन 10। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 42,
तो 12 प्लस माइनस 42/10 है ना, माइनस छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाला रूट ले लेंगे, तो कितना होगा ये 42 और 12 यानी 54/10, इसका मतलब 5.4 सेकेंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी ये सॉल्व हो जाएगा, आपको यदि वो कंफर्टेबल हो तो उसको कर लेना चाहिए, फॉर्मूला से कंफर्टेबल लगता हो तो इससे कर लेना चाहिए। और फिर ये स्क्वायर रूट का भी बड़ा चक्कर है, कुछ बच्चे यहाँ आकर फंस जाएंगे, उसको स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि जब आप फुर्सत में हो, कुछ काम धंधा नहीं हो, तो ये रटने की कोशिश करना चाहिए अभी भी और बाद में भी, ये आगे भी आपको लाइफ में काम आएगा। स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स जितने याद होंगे, कैलकुलेशन उतनी आसान लगने लगेगी। तो अब अगला क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी का ही है। क्या बोल रहे हैं, बॉडी स्टार्ट्स टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो स्टार्ट्स टू फॉल लिखा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पॉजिटिव होगा। पूछा क्या है हमसे, द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है मोशन अंडर ग्रेविटी, तो हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। ये इक्वेशन क्या बताती है, ये बताती है nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं जब तक पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस नहीं करता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब आप यहाँ पुट करेंगे 1 n की जगह तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड। जब 2 रखेंगे तो सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा, और 3 रखने पर थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस, मतलब S1 कितना होगा वो निकाल लें तो हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, और यहां आएगा 2-1, इसका मतलब ये आया हाफ जी, ये आ गया फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस। इसी तरह क्या चाहिए सेकेंड का डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा हाफ जी, क्या होगा 2 इंटू 2 4-1 यानी 3, तो ये आ गया 3 टाइम्स हाफ जी, ठीक है। और फिर चाहिए हमें थर्ड सेकेंड का, तो S3 लिख देते हैं, हाफ जी ये आ जाएगा 5 यानी 5 टाइम्स हाफ जी। अब इन्हीं तीनों का हमको रेशो चाहिए, तो साफ तौर पर दिख रहा है वो कितना है, 1:3:5, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रख लेना चाहिए, पर सावधान तब रहना चाहिए जब ये बोलेगा वो कि फर्स्ट सेकेंड, फिर बोलेगा इन 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स, तो बात अलग हो जाएगी, फिर वहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड मतलब ये तीनों एक एक सेकेंड की डिस्टेंसेस हैं, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप याद रखें। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h with an initial speed 0 strikes the ground with a velocity of 3 km/h। तो एक बॉडी है और उसे h हाइट से ड्रॉप किया है, h हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, और जब ये बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक होती है तब उसकी वेलोसिटी दे रखी है 3 km/h। ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगी, और अभी हमें इसके साइन की जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी की, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज किया होगा, तभी ये वेलोसिटी है पॉजिटिव। अब क्या किया, अब आगे बोल रहे हैं अनदर बॉडी ऑफ सेम मास की एक दूसरी बॉडी भी गिराई गई फ्रॉम द सेम हाइट h with an initial speed minus u dash equals to 4 km/h। तो दूसरी एक बॉडी उसी हाइट से, बोल रहे हैं जरूर कि ड्रॉप किया है, पर एक्चुअली उसको फेंका है, कितने से, 4 km/h से, और माइनस साइन मतलब इस तरह प्रोजेक्ट किया होगा, -4 km/h से। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब इसकी मोशन किस तरह की होगी, तो एक्सेलरेशन दोनों केसेस में,
कहाँ काम करेगा? वो करेगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन हमने ले रखा है पॉजिटिव। तो पहली बॉडी के लिए यदि आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है, तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। तो थर्ड जो इक्वेशन है उससे आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। और अब इसकी बात करें, इसकी हमको चाहिए फाइनल स्पीड जब ये ग्राउंड से टकराती है बॉडी। इस मोशन किस तरह की होगी? जब आप इसको इस तरह फेंकेंगे ऊपर, तो ऊपर जाने पर क्योंकि एक्सेलरेशन है नीचे, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन वही रहेगा। फिर ये मोमेंटरीली रेस्ट में आएगी बॉडी, और फिर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करेगी, आकर यहां टकराएगी। और साइन कन्वेंशन हमारा ये है, नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव सपोज किया है। हमको चाहिए इस सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड से टकराती है। तो अब केस 1 में पहली बॉल के लिए इक्वेशन 3 लगा दें। यह फाइनल वेलोसिटी तो किलोमीटर पर आवर में है, और जी की वैल्यू हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8, जो भी लेंगे। तो इसको बदल देते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड करना है ना, 5/18। ये हुआ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर तो 0 होगा, हाफ इज इक्वल टू क्या लिखा है ये मैंने, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, वो टर्म 0 हो गई, -2as, ये गलत कर दिया है मैंने, वहां होगा माइनस, इक्वेशन ये लगा रहा हूं मैं, यहां लिखता हूं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये है वी स्क्वायर, फिर यू स्क्वायर 0, फिर आएगा 2as। 2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लेते हैं, और s मतलब h, इसको सॉल्व करें तो 6 बार कैंसिल हुआ, तो हो जाएगा 25/36, 25/36, और यहाँ आएगा 2, उसके अलावा ये 9.8, इसे 98 कर देते हैं, और इसे 250 कर देते हैं। तो ये आ गया h का वैल्यू। अब चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो ये 125 बार कैंसिल हो जाएगा 2 से, और अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आ गया है h मीटर में केस 1 से। अब आते हैं केस 2 में, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, फिर से यही इक्वेशन लगाएंगे। अब v नोन नहीं है, u कितना है? तो u है 4 किलोमीटर पर आवर, और वो कहाँ है? ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन है नेगेटिव, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ वैसे भी स्क्वायर होना है u का। तो 4 इंटू 5/18 इसका स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2as। तो h तो यही रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ में, कितना ये 125 अपॉन 36 इंटू 98, और क्या आएगा, ये h है, और क्या आना है, 2as होता है, यानी 98 मतलब 9.8 और आएगा यहाँ 2as, ठीक है ना। इसको 98/10 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 98 से 98 कैंसिल, ये 5 बार कैंसिल, और 5 से ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, 25/36 हो गया वो। v फाइंड आउट करना है, बहुत मेहनत लग रही है। ये 2, ये 9 टाइम्स कैंसिल, 25 इंटू 4 मतलब 100, नीचे आएगा 81, 81, और प्लस में 25/36, ऐसा होगा। अब 81 और 36 का लेते हैं रूट, सॉरी एलसीएम, 81 और 36 का एलसीएम फटाफट निकालें, तो 3 से कैंसिल करेंगे इसको 27 बार, और ये कितना होगा 12 बार, फिर 3 से ये 9, और ये 4, 9 चौक 36, 108 इंटू 3 324, 324, और यहाँ आएगा 400, और 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 इंटू 25, 25 इंटू 12 हो जाएगा 300, 300,
तो अब इसका एलसीएम ले लें 81 और 36 का, तो ये आएगा 324। और अब 81 से इसे डिवाइड करें तो 4 बार, तो ये 400 हुआ। फिर 36 से ये करेंगे तो 9 बार, और 25 इंटू 9 यानी 225, यानी ये हो गया 625 अपॉन 324। तो आराम से स्क्वायर रूट्स निकल आएंगे। अब कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट 625 अपॉन 324। पर याद रखें कि ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, हमारा आंसर है किलोमीटर पर आवर में। तो ये हुआ 25 और ये हुआ 18, और इसको बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में, यानी 18/5। तो 18 कैंसिल होकर क्लियरली ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, kmh-1। तो आंसर सी इज करेक्ट, मतलब 9.8 लेने से वो एग्जैक्ट आ रहा है, और यदि आप यहाँ 10 लेंगे तो फिर अप्रॉक्सीमेटली वो 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। अगला सवाल करेंगे। द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक of wood initially at rest to slide down a smooth inclined plane 9.8 meter long. Angle of inclination is 30 degree is। तो ये सवाल यहाँ क्यों आया हुआ है, ये तो इंक्लाइंड प्लेन है। तो याद रखना चाहिए कि इंक्लाइंड प्लेन पर जो मोशन होती है बॉडी की वो होती है वन डायमेंशनल। इंक्लाइंड प्लेन इसको कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। और इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन होती है मोशन इन वन डायमेंशन। अब आप आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में कि ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ये कहलाता है इसका स्लोप या इंक्लिनेशन। और एम मास की बॉडी यदि यहाँ रखी हुई है तो इसका बनाते हैं हम फोर्स डायग्राम। कौन कौन से फोर्सेस इस पर लग रहे होंगे, तो एक mg, और हमने मान लिया है कि इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये स्मूथ है। तो mg होगा, एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और फिर थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएंगे और mg को रिजॉल्व कर लेंगे। ये एंगल रट लेना चाहिए, ये अल्फा हो तो ये भी अल्फा होता है, तो ये हो जाएगा mg cos अल्फा, ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin अल्फा। फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम मान लेंगे कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट। अब क्या होगा, mg तो रिजॉल्व हो गया, इसकी बात नहीं करेंगे, और mg का ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर देगा, यानी इस ब्लॉक के ऊपर केवल एक अनबैलेंस फोर्स लगेगा डाउन द इंक्लाइन। कितना, mg sin अल्फा। और इसका मास क्योंकि m है, यानी इसमें जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो कितना होगा, तो वो होगा g sin अल्फा। तो ये फैक्ट रट लेना है हमको कि m मास का ब्लॉक जब स्लाइड होता है किसी इंक्लाइन प्लेन पर तो नीचे एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेशन कितना होता है, g sin अल्फा। और क्या ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा g। ये तो डिसाइड होता है प्लैनेट से, प्लेस से, तो g कांस्टेंट, अल्फा भी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट इट्स मोशन। इसका मतलब g sin अल्फा होता है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, यानी मोशन कैसी होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन। यानी आप सेफली क्या लगा सकते हो, इक्वेशंस ऑफ काइनामेटिक्स। अब इस सवाल में क्या बोला है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो है 9.8 मीटर, यह है 9.8 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा s। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो होता है g sin अल्फा, और साइन अल्फा यहां दे रखा है 30, तो हो जाएगा g/2, और g/2 है तो इसको क्या ले लेंगे, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जब ये ब्लॉक यहां होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। पूछा क्या है हमसे, टाइम टेकन। अब टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन लेंगे हम, सेकंड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, s = ut। पर यहां तो टाइम पूछा हुआ है हमसे, हाँ यही लगा देते हैं, या देखते हैं इससे आ जाएगा वैसे आंसर। अब इसमें क्या क्या नोन है आपको, देखो s कितना होगा 9.8,
ठीक है, u वो तो जीरो है, ये टर्म जीरो हो जाएगी। फिर यहां आएगा हाफ एक्सेलरेशन 4.9 इंटू टी स्क्वायर, आ गया है हमारा आंसर। तो ये इधर ट्रांसपोज कर दें या इसको सीधे कैंसिल कर दें 2 टाइम्स, तो ये हुआ 4, टी स्क्वायर इज 4 एंड सो टी कम्स आउट टू बी 2 सेकेंड। तो इस सवाल से हमको ये सीखना है कि इंक्लाइन प्लेन पर मोशन कैसी होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन। इसका आंसर हाल फिलहाल ये हो गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन, a body thrown vertically upwards with an initial velocity u reaches maximum height in 6 seconds। एक बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी u से, और ऐसा बोला है कि 6 सेकंड के बाद वो कहां पहुंच जाती है, मैक्सिमम हाइट पर। यहां आ जाती है 6 सेकंड के बाद। ये इंस्टेंट जब उसे फेंका, यह है 0 और ये है 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद वो बॉडी आ जाती है मैक्सिमम हाइट पर, ये बताया हुआ है हमसे। तो मान लेते हैं कि उसे u वेलोसिटी से फेंका और ये अपवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव। तो ये u निकाल सकते हैं क्या हम कि u कितना है। तो u कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस दौरान फेंके जाने से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल है u, एक्सेलरेशन वो होगा g, और उसे लेंगे माइनस साइन के साथ क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे काम करता है। तो ये माइनस जी इंटू 6, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसे फेंका गया वो है 6g के बराबर। तो ये है उसकी वेलोसिटी। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे। आगे बोल के आते हैं, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड एंड द सेवेंथ सेकंड इज। तो डिस्टेंसेस को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। वो जो इक्वेशंस होती हैं, यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1, ये दोनों इक्वेशंस में ये जो s है या एस एन है, ये है डिस्प्लेसमेंट। इस बात का ध्यान रखेंगे। हमसे पूछा है डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकंड एंड सेवेंथ सेकंड। तो जैसे आप ये निकाल रहे हैं, मान लो फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो फर्स्ट सेकंड मतलब इस दौरान जब वो ऊपर जा रही है, मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रही है, तब की बात हो रही है। और कहीं बीच में होगी तो क्या होगा, जितना होगा डिस्टेंस उतना ही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप इसको लगा सकते हैं सीधे। तो यहां निकाल लेते हैं अपन S1, यह है 1 सेकंड में डिस्टेंस, तो वो होगा यू टी, यू कितना है, यू एस 6g, और टी कितना है, वो है 1। फिर ये प्लस माना है हमने, वेलोसिटी है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन है नीचे, तो माइनस आएगा, माइनस हाफ जी इंटू 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है। तो 6g माइनस जी बाई 2, तो ये आया 11g अपॉन 2। तो ये आ गया फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस। अब चाहिए सेवेंथ सेकंड का डिस्टेंस। तो थ्योरेटिकली सोचना पड़ेगा इसको। u से जब हमने फेंका, मतलब ही 6g से फेंका, तो यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, 6 सेकंड। और अब वो वापस लौटेगी, मोमेंटरीली रेस्ट में आएगी और वापस लौटेगी, और हमसे ये पूछा हुआ है सेवेंथ सेकंड मतलब सिक्स्थ सेकंड से सेवेंथ सेकंड का ड्यूरेशन, मतलब ये वाला 1 सेकंड, इसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम अलग से इसको सॉल्व कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लेंगे, और ये निकाल लेंगे। इसको लिख लेता हूं मैं S7। तो S7 अलग से निकाल लेंगे, और उसके लिए भी हम ये इक्वेशन लगा देंगे। यूटी वाली टर्म तो 0 हो जाएगी और S7 हो जाएगा हाफ जी पॉजिटिव, और वो 1 ही सेकंड है, 6वें से 7वें सेकंड के बीच का इंटरवल है। तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कितना हुआ, जी बाय 2। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा हुआ है S1 अपॉन S7।
1 सेकेंड की डिस्टेंस कवर्ड अपॉन 7th सेकेंड की डिस्टेंस कवर्ड। हालांकि है 7th, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमने क्योंकि अलग से निकाल लिया है उसको 7th सेकेंड के लिए, इसलिए ये इक्वेशन लगा दिया। अदरवाइज हम ये लगाते 7th सेकेंड की। तो S1 अपॉन S7 मतलब 11G अपॉन 2 अपॉन G/2, तो ये हो जाएगा 2/G, G और 2 दोनों कैंसिल, ये आ गया 11:1, और इसलिए आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट बी। प्लैनेट ए पर एक्सेलरेशन मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कैसा है? 9 टाइम्स जितना कि प्लैनेट बी पर है। फिर से पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी। A man jumps to a height of 2 meters on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? अब ये जंपिंग में होता क्या है? जंपिंग की बात करें तो ये इक्वेशन लगाते हैं हम, ठीक है। और क्या सोचेंगे कि जब आदमी जंप करता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u से वो जंप करता है, और मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है फाइनल हो जाती है 0। और इसको यदि पॉजिटिव रिगार्ड किया अपवर्ड डायरेक्शन को, तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, यानी आएगा -2g/h। मतलब जब वो u वेलोसिटी से ऊपर जंप करता है तो किस हाइट तक रीच करता है? तो h बराबर होगा u²/2g। ये दिमाग में आ जाना चाहिए। बिल्कुल यही सवाल आप वहां भी देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में, वहां एनर्जी कंसिडरेशन से सॉल्व करेंगे। यहां पर हम काइनेमेटिक्स लगा रहे हैं। अब यदि मैन फिक्स हो तो ये फिक्स हो जाएगा, वो उसकी दम पर डिपेंड करेगा, उसके स्टैमिना पर डिपेंड करेगा। 2 कांस्टेंट है, यानी जितनी हाइट वो जंप कर सकता है वो जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उस प्लैनेट के जी पर डिपेंड करेगा। और ये खुद जी किस पर डिपेंड करता है? तो आप जानते होंगे Gm/r² होता है ये मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। वो सबकी बात इसलिए नहीं की क्योंकि डायरेक्टली ये दे रखा है तुमको। हमको चाहिए क्या है कि वो प्लैनेट बी पर कितना कूद पाएगा, यानी एच बी चाहिए आपको, HB/HA। तो वो कितना हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ जी, मतलब यहां आएगा ए पर जी का वैल्यू अपॉन बी पर जी का वैल्यू, और GA/GB कितना है? वो है 9, ठीक है। तो HB कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स ऑफ HA, 9 टाइम्स ऑफ HA। और ए पर वो कूद पाता है 2 मीटर, यानी यहां कूद पाएगा वो 18 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हमको इस तरह से सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए विल बी। तो यहां बोलना चाहिए था वर्टिकली अपवर्ड्स। तो बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया है विद एक्सेलरेशन ए, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे उस बॉडी पर एक एक्सेलरेशन तो काम करता ही है, वो है जी। मतलब उस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो ये दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का हमको करना पड़ेगा कंपोजिशन। तो लार्जर माइनस स्मॉलर इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर, यानी ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये परपेंडिकुलर होने पर होगा। ये तब होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये होगा लार्जर, ए इज लार्जर देन जी, यानी इसको जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर प्रोजेक्ट किया है, यानी आंसर इज A-G। अगला क्वेश्चन। 3 particles A, B and C are thrown from the top of a tower with the same speed. A is thrown up, B is thrown down and C is horizontally. They hit the ground with speeds VA, VB and VC respectively. हमको इन तीनों के बीच रिलेशन बताना है, VA, VB और
VC के बीच। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इसका आंसर है ये, इसको याद कर लेना चाहिए। एग्जाम में आपको इसको एक्सप्लेन या डिस्क्राइब नहीं करना है, तो इसका ये आंसर है। अब ये किस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे इस आंसर को, तो क्या बोला है, 3 पार्टिकल्स हैं और टॉप ऑफ टार से मान लेते हैं कि h हाइट का है वो टार, और उस टार के टॉप से इन तीनों बॉडीज को फेंका गया है, ए बी और सी को, पर फेंकने का तरीका अलग अलग है। स्पीड सेम है, ए को स्पीड v से ऊपर फेंका, फिर यह है ए, फिर बी को स्पीड v से डाउनवर्ड्स, और सी को स्पीड v से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। ये उनको फेंकने का तरीका है। ट्रेजेक्टरी तो हमसे पूछी नहीं है। वैसे इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी कि पहले ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, मोमेंटरीली उसकी वेलोसिटी 0 होगी और वापस लौटेगा, और जब यहां आएगा वापस उसी हाइट पर, तब उसकी वेलोसिटी या स्पीड उतनी ही हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। और स्पीड तो ऑलरेडी बराबर दी थी इन दोनों की, तो क्या हो जाएगा, इस ए और बी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ए और बी ऐसा मान सकते हैं कि दोनों स्पीड v से नीचे गिर रहे हैं, और जब वो ग्राउंड पर पहुंचेंगी दोनों बॉडीज, तब उनकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हम उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं और इक्वेशन ये लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और ग्राउंड पर पहुंचने पर वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं v डैश, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना, तो चाहे a हो या b, दोनों के लिए इनिशियल स्पीड कितनी होगी, v, क्योंकि टाइम की कोई बात नहीं हो रही है। इसको भले ही टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि ये पहले ऊपर जाकर फिर नीचे आएगी, पर दोनों की स्पीड साइड पर कितनी होगी, v डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ इसको डाल देंगे, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और h भी पॉजिटिव होगा, तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन हमने ली है, तो v हमको फाइंड आउट करना है, यहां आएगा प्लस साइन, तो बस वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 2gh, ये दोनों की स्पीड्स हो जाएंगी। तो वी ए इक्वल्स टू वी बी, ये तो इसमें भी है और ऑप्शन बी में भी है। अब बात वी सी की करनी है। अब वी सी की इक्वेशन को हम ब्रेक, इसकी मोशन को हम ब्रेक करेंगे। हॉरिजॉन्टल में अलग बात करेंगे, वर्टिकल में अलग बात करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब ये बॉल सी ग्राउंड से टकराएगी, फाइनल वेलोसिटी, ये इक्वेशन लगानी है, ये 0 होगा, वी फाइनल, ठीक है, सी के लिए वी फाइनल वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2gh, ये हो गया। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी अनअफेक्टेड रहेगी। क्यों अनअफेक्टेड रहेगी, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी, उसको मैं लिख लेता हूं एफ एच। अब ये नोटेशंस थोड़े अजीब से हो रहे हैं, पर ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ सी, ये बात सी की हो रही है। सी की फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल में, सी की फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में, वो कितनी है, वो है v, वो है v, स्क्वेयरिंग कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं। अब नेट वेलोसिटी कितनी होगी, नेट के लिए वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ये कितना है, यह है वी एफ एच, और इधर होगी ये वी एफ, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं और इनका वेक्टर एडिशन ऐसा होगा, यानी दोनों के स्क्वायर्स का रूट, दोनों के ये स्क्वायर्स रखे ही हुए हैं, मतलब स्क्वायर्स इनके क्या आएंगे, वी स्क्वायर प्लस 2gh, और इसका लेना पड़ेगा आपको रूट, और ये होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकली तो ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब वी ए, वी बी और वी सी तीनों इक्वल होंगे, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टार, 2 stones whose masses are in the ratio 1:2 are thrown, one straight up with an initial speed u and the second straight down with same speed u. Then, neglecting air resistance, the heavier stone hits the ground with higher speed.
लाइटर स्टोन हिट्स द ग्राउंड विद हायर स्पीड, तो ये तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। बोथ द स्टोन्स विल हैव द सेम स्पीड व्हेन दे हिट द ग्राउंड, द स्पीड कांट बी डिटरमिन्ड विद द गिवन डेटा, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी हमने किया, एक को ऊपर फेंका है और एक को नीचे, और ग्राउंड पर जब ये रीच करेंगी तो जैसा अभी हमने कहा था, ये बॉल ए बी जैसी बन जाती है, ऊपर जाएगी मोमेंटरीली रेस्ट में आकर, जब यहां पहुंचेगी तो उसकी स्पीड यही हो जाएगी जो बी की थी, और फिर हम इक्वेशन लगाकर उसको फाइंड आउट करते हैं, तो आपको मालूम है इसका आंसर होगा सी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 42 के बाद 43। तो अब ये ग्राफिकल क्वेश्चंस चालू हो गए, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ग्राफ के बारे में हमको बात करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशंस आप जानते हैं उसमें एक होता है एक्सटी ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम, फिर दूसरा होता है स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम, तीसरा होता है एक्सेलरेशन टाइम। ये तीन तो बेसिक होते ही होते हैं, इसके अलावा दो ग्राफ और होते हैं, तो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।